हर सेल का जो अपना नाम है वो बेसिकली उसका कॉलम और रो का कम्बिनेशन है। इसी का मैं सम लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज लगा सकता हूँ, मुझे अगर इनकी एवरेज सैलरी देखनी है। मैंने यहाँ पे एक समरी बनानी है कि मेरे पास एएम पे जितनी है लोग हैं या जितने लोग जीएम पे हैं उनकी क्या सैलरी बन रही है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है डिलिमिटेड कि अगर मेरा डाटा ऐसा है जिसमें कोई ना कोई कॉमा या कोई कॉलन या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको सेपरेट कर रही है। अच्छा चलें, बेसिक जिनको मुझे नहीं लगता किसी ने बेसिक से आगे की कोई बात की है, साहब ने कहा है बेसिक, तो मैं थोड़ा सा फिर बेसिक से स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा जितना मैं कैचअप कर सकूँ हाई लेवल पे, क्योंकि ट्रेनिंग जो थी वो एडवांस की थी, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि एडवांस ही कुछ चीज़ों को ज़रूर टच करें। अच्छा, जिनको बिल्कुल एक्सेल नहीं आती उनकी मुझे कोई रीज़न बताते हैं कि इस ट्रेनिंग अटेंड करने की रीज़न क्या है, मैं ज़रा उसको भी कैचअप करने की कोशिश करूँ। जी, दो लोग थे जिन्होंने कहा था कि नहीं आती, एक आप थे। सीखने को चले, सीखने के लिए आए, ठीक है। अच्छा जी, पहला तो हम ये देखते हैं कि एक्सेल आप जब खोलते हैं, विंडोज़ में एक्सेल खोलनी तो शायद सबको ही आती होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, विंडोज़ तो ऑपरेट करनी आती है, सबको ही आती है ना। चले, अच्छा, अब एक्सेल जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट का टूल। अब मैं बेसिक से ज़रा स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है तो बहुत सारी चीज़ें जो कि माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी जगह पे चलती हैं वो यहाँ पे भी चलती हैं। जैसे जब कॉपी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो Ctrl+C बहुत फेमस है, जब वर्ड पे हो, कहीं आउटलुक पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम करो विंडोज़ में, तो Ctrl+C आप चीज़ सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करते हैं, कॉपी के लिए यूज़ होता है, और Ctrl+V वहाँ पे पेस्ट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे भी वो यूज़ होता है, ठीक है। Ctrl+X होता है कट करने के लिए, और कहीं पे फिर पेस्ट करना है तो Ctrl+V करते हैं, यहाँ पे भी वो। तो आपकी बहुत सारी जो बेसिक विंडोज़ की चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी चलेंगी, ठीक है। अच्छा, जब आप नई एक्सेल खोलते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने कोई पुरानी फ़ाइल खोलनी है, कोई रिसेंटली खुली हुई फाइल्स आपको बता रहा होता है कि वो खोलनी है, आपने कोई नई वर्कबुक खोलनी है, कुछ और उसके टेम्पलेट्स उसने दिए हुए हैं वो खोलनी है, तो हम ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं। आपको कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक ही पता है, मैं थोड़ा सा कैचअप कर दूं। ये सेल्स हैं, हम एक्सेल में जब भी कोई काम करते हैं किसी न किसी सेल में काम करते हैं, हर सेल का अपना रेफरेंस है। जैसे इस वक्त मैं जिस सेल में हूँ ये बी कॉलम का तीसरा रो नंबर सेल है, तो इसका नाम B3 है, यहाँ पे ऊपर आ भी रहा है, ठीक है। नाम इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आगे फार्मूलाज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सेल के रेफरेंस से फार्मूला लग रहे होते हैं, ठीक है, जनरली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल का रेफरेंस कैसे होता है। इसमें पहला आपका कॉलम होगा जो कि अल्फ़ाबेटिक चल रहा होता है, और फिर रो नंबर होगा साथ, ठीक है। हर सेल का जो अपना नाम है वो बेसिकली उसका कॉलम और रो का कम्बिनेशन है, ये उसका नाम है। जो हमारे पास 2006 से ऑनवर्ड एक्सेल चल रही है, इसमें कॉलम्स थोड़े ज़्यादा हैं और रोज़ भी ज़्यादा हैं। जो इससे पुरानी एक्सेल की कोई यूज़ कर रहा होगा तो उसमें कम होंगे। जो पुरानी है उसमें कुछ 66,000 के करीब हैं, और जो ये नई है ये इसमें कुछ 10 लाख कुछ आपकी रोज़ है, ये नीचे आ रही है 10 लाख 4,000 नहीं 48,000, 10 लाख 48,576, ठीक है, ये हमारी कॉलम्स है। इसीलिए जब आप कभी कोई पुराने फॉर्मेट में कोई फ़ाइल अगर सेव हुई है और उस पर आप इस रो से ज़्यादा पे काम कर रहे हो या कॉपी करके किसी नए वाले में लेके जा रहे हो तो वो काम नहीं करता, तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये किस फॉर्मेट पे है। तो अभी करंटली अगर कोई मैं फ़ाइल सेव कर रहा हूँ या मेरा पुरानी पे काम कर रहा था और मुझे उसको नए में शिफ्ट करना है, तो मैं इसको फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, सेव एज़ करूँगा, ब्राउज़ करूँगा जहाँ पे मैंने इसको सेव करना है, और नीचे ये जो सेव एज़ टाइप है ना, ये उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी एक्सेल 97 to 2003 जो पुरानी फ़ाइल होती है। इसको मैं सेलेक्ट करके एक्सेल वर्कबुक कर दूँगा तो ये मेरे करंट फॉर्मेट पे ले आएगी, XLSX फॉर्मेट पे, XLSX। ये वो फॉर्मेट है जिसकी कॉलम भी ज़्यादा हैं, रोज़ भी ज़्यादा है, ठीक है। तो कई दफ़ा अगर आप नई फ़ाइल से पुरानी फ़ाइल में लेके जाते हो या पुरानी से नई में जाते हो तो प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे इस तरह से इसको सेव एज़ करके फिर दोबारा खोलोगे तो वो नए फॉर्मेट पे खुलेगी, फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? मेनली प्रॉब्लम आती है ये हमारे पास हर जो एक्सेल है इसके अंदर शीट्स होती हैं। जैसे हमारी कोई कॉपी होती है ना, कॉपी के अंदर पेजेस होते हैं, तो शीट भी एक पेज है, ठीक है। आप प्लस का यहाँ साइन दबाते जाए, मल्टीपल शीट्स यहाँ पे खोलते जाते हैं। शीट का नाम भी रख सकते हैं आप अपना, आप इस पर राइट क्लिक करें, रीनेम करें, इसका आप नाम रख दें, ठीक है।
अब ये जो शीट है ना, अगर मुझे एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करनी है तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी की ऑप्शन है, मैं कहता हूँ जी क्रिएट अ कॉपी, पुरानी वाली तो एज इट इज़ रहे, नई जगह पे जाके उसकी कॉपी बने। मैं यहाँ पे फाइल बताऊँगा कि किस में करें, क्योंकि अभी करंटली और कोई खुली नहीं हुई एक्सेल, वरना यहाँ पे वो लिस्ट खोल देता है कि कौन कौन सी एक्सेल खुली हुई है, किसके अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी न्यू बुक में लेके जाना चाहता हूँ, तो न्यू बुक में मैं ओके करूँगा, तो वो वाली समरी वाली फ़ाइल जो है ना, वो जो शीट थी वो यहाँ पे आ गई। अब अगर वो नए फॉर्मेट पे है तो उसकी कॉलम्स और रोज़ ज़्यादा होंगे, अगर मैं उसको डाटा को उठा के किसी पुरानी में लेके जा रहा हूँ तो वो एरर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। अच्छा जी, ऊपर ये आपके फॉर्मेटिंग के कुछ टूल्स हैं होम पे, इसके अलावा यहाँ पे फिल्ट्रेशन की टूल हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कुछ काम की चीज़ें हैं। फिर आगे फार्मूलाज और इंसर्ट और चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम थोड़ा सा फिर बेसिक से कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने कुछ टाइप करना है, मैं यहाँ पे इसका रखता हूँ, जैसे सीरियल नंबर है, मैंने टैप किया तो अगले कॉलम में आ गया। मैंने नेम रखा, डेजिग्नेशन रखा और सैलरी। मैं ये छोटा सा एक डाटा बना रहा हूँ जिसको मैंने बोल्ड किया, इसको सेंट्रली अलाइन कर दिया, इनके कॉलम्स को सिलेक्ट किया, कॉलम्स की वेट थोड़ी सी बढ़ा दी क्योंकि चारों कॉलम सिलेक्टेड थे तो चारों की वेट तो उतनी हो गई, ठीक है। इसमें जो सीरियल वाला था मैं इसकी वेट थोड़ी छोटी करना चाहता हूँ, मैंने इसको पकड़ के छोटा कर दिया, 1 2 किया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के मैंने इसको ड्रैग डाउन किया, तो वो उसने उसी सीक्वेंस से जो मैंने पहले दिए थे उसी सीक्वेंस से वो आगे उसको उठा के नंबर को ले गया। मैं यहाँ पे देता हूँ जी उमर अली अहमद उस्मान खुर्रम हसीब इकरा आमना फर्रुख और आसिफ, ये लोग हैं। कुछ है जी ये DGM है, ये GM है, ये AGM है, ये मैनेजर हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये डिप्टी मैनेजर हैं, ये भी कोई GM है, DM है जी जी। अच्छा, ये मैंने डिफरेंट डेजिग्नेशन इनके डाल दिए और अब मैं इनकी सैलरीज भी लिख देता हूँ। ये आ गई जी इनकी GM की। अच्छा, अब मैं जो फिगर लिख रहा हूँ ये मुझसे कई दफ़ा पढ़ी नहीं जा रही कि ज़ीरो कितने हैं। यहाँ तक तो ठीक था कि जेनेरिक थी, नेम था साहब तो यहाँ पे उम्र लिखा हुआ आ गया, कोई कॉमिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये तो फिगर है, फिगर बेहतरीन होती है कि अगर आपके कॉमास लगे हुए हों। तो मैं ये इन पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैं ये ऊपर राइट साइड पे ऊपर सेंटर में आपके पास आ रहा है कॉमा स्टाइल, मैं कॉमा को सेलेक्ट करता हूँ, वो कॉमा सेपरेटेड मुझे वो कर देता है। इसमें अब एक और कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि डॉट के बाद 2 ज़ीरो आ रहे हैं, वो फिगर बड़ी नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि बड़ी है। मैं ज़रा इसको, क्योंकि मेरे पास डेसिमल में इस वक्त फिगर नहीं है और मैं नहीं चाहता कि डेसिमल में नज़र आऊँ, तो मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ डेसिमल स्पेसेस, तो मेरे पास इस तरह की फ़िगर बन जाएगी। तो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब किसी फिगर को मैंने अगर एडिट करना है तो मैंने उस पर आना है, F2 का बटन दबाऊंगा तो एडिट मोड आ जाएगा। अब एडिट मोड में आके मैं उस पर कोई भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैंने इस सेल के ऊपर एडिट करना है और मैंने पूरी फिगर ही एडिट करनी है तो मैं जस्ट इसके ऊपर आके यहाँ पे बस टाइप करना शुरू कर दूँगा तो वो पिछली फिगर ख़त्म हो जाएगी और नई फिगर आ जाएगी, ठीक है। और F2 करके करूँगा तो उस फिगर के अंदर चेंज जो मैं नोट करूँगा वो आएगी। अच्छा, ये मेरा डाटा आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ।
अच्छा जी, ये कुछ लोगों की सैलरीज आ गई। अब मैंने इसका टोटल लगाना है। टोटल लगाना है तो मुझे सम करना है। सम के लिए शॉर्टकट होती है ऑल्ट इज इक्वल टू। मैं ऑल्ट इज इक्वल टू करूँगा, वो खुद सेंस करेगा कि इसी कॉलम में वैल्यूज़ हैं और वो उसका इज इक्वल टू सम, उसने फार्मूला लगा दिया और स्टार्ट ब्रैकेट करने के बाद उसने कहा जी G5 से लेके G15 तक। एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने ऑल्ट इज इक्वल टू किया। दूसरा ऑप्शन है कि मैं खुद लिख दूँ इज इक्वल टू सम, मैं टैप करूँ और मेरे पास सेल आ गया, मैं इसको शिफ्ट दबा के ये सेल्स हाईलाइट कर लूँ और मैं एंटर मारूँ तो वो मुझे उसने इसका सम बता दिया। अच्छा, इसी का मैं सम लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज लगा सकता हूँ। मुझे अगर इनकी एवरेज सैलरी देखनी है तो मैं एवरेज लगा लूँगा, तो मुझे एवरेज भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, मैंने अगर मैं यहाँ पे ये है एवरेज, सम देखनी है, मैंने मैक्सिमम सैलरी देखनी है, मैंने मिनिमम सैलरी देखनी है। तो सम के लिए तो सम किया तो ये आ गया। मैक्स के लिए मैक्स लिख के करूँगा, ये मैक्स आ गई। मिन लिख के करूँगा तो ये मिनिमम सैलरी आ गई। काउंट लगाऊंगा तो ये मुझे उसने काउंट भी कर दिया। हो सकता है मेरा ये सीरियल ठीक ना हो, ब्रेक हुआ हो, तो मैंने काउंट भी लगा दिया कि जी टोटल कितनी है। और अगर 10 से आपको पता चल गया कि अगर मैं एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी 2187,000 है तो उसको डिवाइड बाई 10 कर दूं तो सिंपल एवरेज उसने वही निकाल के दिया मुझे। इसमें मैक्सिमम सैलरी जो थी वो 5 लाख थी और मिनिमम जो है वो 50,000 है। ठीक है, आप ये सारा कुछ एक्सेल पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात की है। अच्छा, अब इसमें अगर मैंने ये देखना हो कि डेजिग्नेशन रिपीट तो नहीं हो रहे, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया हूँ। हाईलाइट, मैं कहता हूँ जी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट कर दे, तो ये जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है सब को हाईलाइट कर देगा, ऐसी वैल्यूज़ जो कि रिपीट हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रेटर दैन, अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है तो वो उसको हाईलाइट कर दे, तो वो 2.5 लाख से ऊपर वाले हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो आप डिफरेंट इस तरह के काम ये भी कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। अच्छा, अब आप इस पर फॉर्मेटिंग डिफरेंट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे इसके साथ डब्बे लगा दिए ताकि रीडेबल ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 पे गया, मैं बॉर्डर पे गया, मैंने मोटी वाली लाइन सेलेक्ट करके मैंने उसकी लाइनें लगा दी, तो ऊपर वाली मोटी लाइनें हो जाएंगी, नीचे वाली बारीक लाइनें हो जाएंगी। तो आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जो कि सारी अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक समरी बनानी है कि मेरे पास AM पे जितनी है लोग हैं या जितने लोग GM पे हैं उनकी क्या सैलरी बन रही है। मैं क्या करता हूँ, मैंने इस डाटे में स्पेस ख़त्म की, इस डाटे को उसके साथ जोड़ा, मैंने इंसर्ट पे आया, पिवट लगाया, पिवट लगा के मैंने कहा जी एग्जिस्टिंग शीट में ही मुझे यहाँ पे पिवट दिखा दे, यहाँ पे करके दिखा दे। उसने यहाँ पे पिवट खोल दिया। मैंने पकड़ा डेजिग्नेशन, मैंने कहा जी मुझे रोज़ में डेजिग्नेशन दिखाए और कॉलम में वैल्यू में सैलरी दिखाए, इन सब की सैलरी डेजिग्नेशन वाइज आ जाए। और यहाँ पे मैंने अगर उसको बताना है कि मैंने क्या देखना है, सम देखना है, काउंट देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, प्रोडक्ट देखनी, क्या देखना है, मैं सम देखना चाह रहा हूँ कि टोटल मेरी AGM लेवल की सैलरी कितनी है, उसकी कितनी है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, अकाउंटिंग में आया, नन के साथ मैंने 2 ज़ीरो ख़त्म कर दिए। अब ये कॉमा सेपरेटेड उसको बना देगा। मैं डिफरेंट तरीके से करके दिखा रहा हूँ, पहले कॉमा से करके दिखाया था फ्रंट से, अब मैंने कंट्रोल 1 करके जो डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाती हैं वहाँ से करके दिखाया। क्योंकि एडवांस की ट्रेनिंग है तो मैं थोड़ा सा ये प्रिज्यूम करूँगा आपको कुछ आइडिया है चीज़ों का। ठीक है, और कोशिश भी करूँगा ज़रा बेसिक से भी लेके चलूँ। तो ये टोटल वही सैलरी है 2187, जिसको उसने बाइफिकेट कर दिया है कि AGM की टोटल सैलरी 3 लाख है, AM जो इनमें है उनमें उनकी 2.5 लाख है, DGM जो है उनकी 4 है, DM जो है उनकी 140 है, GM की 850 है और मैनेजर की 247। अच्छा, मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं ये देखूँ कि अच्छा जो ये AGM और ये हैं इनके नीचे बंदे कौन से हैं। तो मैं ये नेम उठा के रोज़ में ही इसके नीचे लिख देता हूँ। तो AGM के नीचे उसने लिख दिया कि जी अहमद है, AM के नीचे ये 3 लोग हैं जिनकी ये सैलरीज है, टोटल उनका 2.5 बनता है। DGM में
उमर हैं जिनकी 4 हैं, डीएम में ये 2 लोग हैं जिनकी टोटल एक 40 बनती है, और ये इस तरह से आपको ब्रेकअप भी बन गया। ठीक है जी, तो ये भी सारा कुछ आप बना सकते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे ये मेरा टेबल बना हुआ है, मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर यही काम लगा के मैं बेसिकली सारे जीएम्स का को अलग से देखना चाहता हूँ। मेरा भी पिवट नहीं लगाया हुआ, मैं ज़ूम करता हूँ कि ये पिवट नहीं है मेरा। ठीक है, इसको मैं सेट असाइड कर देता हूँ और मैं इस डाटे को सिर्फ फ़िल्टर लगा के देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस डाटे पे ही को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लूँ, या अगर गैप नहीं है तो कहीं पे भी रखूँगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है फ़िल्टर की, फ्रंट के ऊपर ही मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। मेरे डाटे पे फ़िल्टर लग गया है। मैं डेजिग्नेशन पे आऊँगा, मैं कहूँगा जी मुझे खाली जीएम वाले फ़िल्टर आउट कर दे डाटा। जो जितने लोगों का था जीएम लिखा हुआ है वो सारा फ़िल्टर हो गया, बाकी ये डाटा हाइड हो गया। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो जो रो नंबर 3 आ रही है, 3 के बाद डायरेक्ट 5, 10 उसने बाकी हाइड कर दिया, गायब नहीं किया, डिलीट नहीं किया, सिर्फ हाइड किया, फ़िल्टर आउट कर दिया डाटे को। ठीक है, मैं मल्टी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जीएम और डीजीएम देखना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं अगर ये लगाना चाहूँ कि जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ, मैंने ये क्लियर फ़िल्टर किया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी सैलरी है जिनकी लेस देन 150 है, मैं उसका फ़िल्टर लगाता हूँ तो 1-1.5 लाख से नीचे वाले जितने लोग हैं उनकी सैलरी वो लोग आ जाएंगे। डिफरेंट तरह के फार्मूलाज आपके पास, इक्वल अगर आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ग्रेटर लगा सकते हैं, नॉट इक्वल लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू दोनों लगा सकते हैं कि बीच की कोई वैल्यू हो। जैसे मैं कहता हूँ 1 लाख से लेके 3 लाख के जितने लोग हैं वो आ जाए, तो वो डिफरेंट आप क्राइटेरिया पे डिफरेंट काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ फ़िल्टर में एक और चीज़ है, कलर का फ़िल्टर। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जी ये जो अभी कुछ हाईलाइट हुई थी, हाईलाइट वाली कितनी है, मैं फ़िल्टर किया वो सारी हाईलाइटेड आ गई। यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि जी नॉन हाईलाइटेड कितनी है, तो मैं वो फ़िल्टर करता हूँ तो नो फिल वाली, तो वो आ जाएंगी। इनमें से भी मैंने अगर कोई और वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लिया है, तो अब मैं इसमें से खाली येलो वाली देखना चाह रहा हूँ, तो मैं खाली येलो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो कलर की बेस पे भी कर सकते हैं, डाटा की बेस पे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, यहीं पे मैं अगर चाह रहा हूँ कि जी मेरी जो पहले ये सीरियल की बेस पे डाटा सॉर्ट आउट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जी ग्रेटर जो सैलरी है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डाटे को रीअरेंज भी कर दिया है, स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वापस जाना है तो सीरियल पे दोबारा आके मैं कहता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दे, वो दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास एक टेक्स्ट में डाटा है, ये एक ट्रायल है कंपनी का, उसमें शुरू में पहले अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, कुछ ऊपर टाइटल है, बिगनिंग डेट है, बिगनिंग बैलेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है और एंडिंग बैलेंस है। मेरा ये डाटा है वर्ड की फ़ाइल में या नोटपैड की टेक्स्ट फाइल में, मुझे ये इसको एक्सेल में लेके जाना है। 2 ऑप्शंस हैं, मैं कंट्रोल A करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, एक्सेल में आता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने जब एक्सेल में ये आके कंट्रोल V करके पेस्ट किया ना, एक ऑप्शन तो यह है कि मैंने वो डाटा कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से ही वो फाइल खोल लूँ, फाइल में ओपन में आके मैं कहूँ कि जी वो फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, ये सिर्फ एक्सेल फाइलें दिखा रहा है, मैं एक्सेल फाइल का तक ऑल फाइल्स करता हूँ और मैं वो फाइल डायरेक्ट खोल लेता हूँ, तो एक ऑप्शन तो वो आ जाएगी। ठीक है, कि मुझे वो फाइल भी खोल देगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जब मैंने ये पेस्ट किया ना, तो जितना डाटा था वो मेरे सारे पहले कॉलम में आ गया, पहले कॉलम की पहले सेल में। जैसे ये पहला सेल है, इसके अंदर ये ऊपर देखेगा, इस सेल में कुछ भी जो वैल्यू लिखी होती है ना, वो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार में आ रही होती है। ठीक है, तो पहले सेल के फॉर्मूला बार में ही वो सारा कुछ जो नज़र आ रहा है वो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, ये सारा कुछ पहली लाइन में आ रहा है, पहले कॉलम में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग जाए, ये सारा डाटा पहले कॉलम में आ गया, तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम करना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैं ये कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, डाटे में आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम,
टेक्स्ट टू कॉलम में आता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है डिलिमिटेड कि अगर मेरा डाटा ऐसा है जिसमें कोई ना कोई कोई कॉमा या कोई कॉलन या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको सेपरेट कर रही है पहले डाटे को दूसरे डाटे से, तो मैं उस वक्त डिलिमिटेड में आ जाऊँगा। डिलिमिटेड में आके मैं उसको बताऊँगा कि जी ये सेमी कॉलन की बेस पे कर दे, कॉमे की बेस पे, या कोई स्पेशल कैरेक्टर को जो दिया हुआ है मैं वो यहाँ पे दूंगा। मैं कहूँगा इसकी बेस पे वो सारे डाटे को स्प्लिट कर दे। जैसे वो उसको वो साइन मिलेगा वो उसको अगले कॉलम में डाटे को डाल देगा, तो वो उतने कॉलम बना देगा। अच्छा, मेरे केस में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है फिक्स विड्थ की। मैं कहता हूँ जी मैं विड्थ बताऊँगा, इस विड्थ के मुताबिक इसको डाटे को स्प्लिट कर दे। मैं यहाँ पे आके खोलता हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे आता है ताकि मुझे वो नज़र आ जाए कि मेरी हेडिंग्स कहाँ पे है। पिछली हेडिंग शुरू होने से पहले ये लाइन लगी हुई है, ओके लगी हुई है, ये वाली एंड पे लगी। मैं इसको उठा के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, इसको भी उठा के आगे कर देता हूँ, ठीक है। इसको उठा के पीछे कर लेता हूँ, और मैं करता हूँ फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया उसने सबको अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया। मैंने सारा सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि वो रो को एडजस्ट कर देता है, कॉलम को एडजस्ट कर देता है उसकी विड्थ के हिसाब से, जो उसके अंदर डाटा होता है, डाटा के हिसाब से उसने कर दिया। अब पहले यही डाटा, इसमें ये सारा डाटा जो था ये पहले ही पे था, अब ये पहले में नहीं रहा पहली कॉलम में, अब ये अपने अपने अलग अलग कॉलम में चला गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब डाटा बड़ा था, 8 शीटें थी, तो पहला पेज यहाँ तक ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर अगला पेज आ गया। अब उसने तो जैसा, क्योंकि टेक्स्ट था जैसा कॉलम था वैसे ही उसने आ गया। अब बीच में स्पेसेस आ गई हैं, बीच में कुछ और चीज़ें, मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ यहाँ पे अकाउंट पे। एक तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं सेंट्रली अलाइंड कर लेता हूँ कि मेरी हेडिंग है, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड का बटन दबाऊंगा तो वो एंड तक मुझे ले जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एंड, ठीक है। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद मैं फ़िल्टर लगा लूँगा यहाँ पे। अच्छा, मैं अगर सारा सेलेक्ट करके फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा ना, तो वो जहाँ तक वो डाटा कंटिन्यूशन में था वहाँ तक तो फ़िल्टर लगेगा, बाकी को वो इग्नोर मार देगा, फ़िल्टर में नहीं लेके आएगा। मैंने क्योंकि बीच में स्पेसिस को भी फ़िल्टर में लेके आना है, मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसलिए वो किया। मैं पहले अकाउंट के कॉलम से आता हूँ, जो मेरी फिगर्स हैं, अकाउंट जो होता है वो फिगर्स में होता है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, अनचेक करता हूँ सबको। उसके बाद मैं कहता हूँ जी जितने डैश हैं मुझे दिखा दे, अकाउंट, अपैरल और ब्लैंक स्पेसिस, ये सारे दिखा दे। पहले वाला मैं छोड़ देता हूँ, इससे आगे वाले जितने हैं कॉलम मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एंड में आके जो टोटल है ना, मैं चाहता हूँ कि वो डिलीट ना हो। मैं ये सारी रोज़ सारी मैंने सेलेक्ट कर ली। शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट हो सकती हैं, अगर मैंने वो यानी कि पहली ये 4-5 रोज सेलेक्ट की और मैं शिफ्ट स्पेस बताता हूँ तो वो सारी पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर लेता है। या फिर मैं यहाँ से माउस से पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और सारी सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। मैं आखिरी जो है जो टोटल लगा हुआ है उसको सिलेक्ट, उसको नहीं डिलीट कर रहा, बाकी मैं कंट्रोल माइनस का बटन दबाऊँगा तो वो डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। या फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा तो डिलीट रो हो जाएगी, ठीक है। जब मैंने डिलीट कर ली, अब मैं अगर फ़िल्टर क्लियर करूं तो उसने क्या किया, वो सारा बीच में से जो गैप आ रहे थे वो हमने सारे डिलीट कर दिए और एक कंटिन्यूशन में प्रॉपर शीट बन गई मेरी। अब मैं इसमें जो वर्किंग चाह रहा हूं, मैं फर्दर आगे इस पर वर्किंग बड़े इजीली कर सकता हूं, ठीक है सर। ये था टेक्स्ट टू कॉलम कि हम टेक्स्ट को कॉलम में किस तरह से लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस आते हैं इस डाटे पे। मैंने एक सम लगाना है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे सम चाहिए, किसका सम चाहिए, मुझे जीएम का सम चाहिए। जहाँ जहाँ जीएम है उन सब का सम ले आए। मुझे इसका एएम का सम चाहिए। मल्टीपल यही है ज़्यादा, एक डीएम भी है, चलो डीएम भी मल्टीपल है, मैं चाहता हूँ इनका सम ले आए। इसका सम लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम इफ़ लगाऊंगा। सम इफ़ क्या लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि ये मेरी रेंज है जिसमें मुझे चेक करना है
चेक क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू ये वाली हो, जीएम की वैल्यू हो, और सम किसका करना है, इस पूरी रेंज का सम करना है। उस रेंज में उसने देखना है, पहली वाली रेंज में उसने, एफ वाली रेंज में उसने देखना है, किसको देखना है, इस वैल्यू को देखना है, और सम करके किसका लाना है, इस कॉलम में जो उसको फिगर इस वैल्यू के अगेंस्ट मिलती है उनका सम ले आना है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, 8.5 लाख रुपए उसने मुझे दिखा दिए। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से मैंने आपको बताया था कि पूरी रो सेलेक्ट होती है, कंट्रोल स्पेस से पूरी कॉलम सेलेक्ट होता है। मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करके एक दफ़ा फिर दोबारा इसको कॉमा सेपरेटेड करके 0 डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यही फॉर्मूला अगर मैं नीचे लाना चाहूँ, कॉपी करना चाहूँ, तो कंट्रोल डी होता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे पेस्ट हो जाती है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये क्या किया, कि इसने मैं F2 दबाऊँगा। अब F2 दबाऊँगा तो वो उसने क्या किया कि जब पेस्ट किया तो ये तो वैल्यू उसने नीचे वाली ले आया, बिल्कुल ठीक ले आया। ये वाला डब्बा भी उसने एक स्टेप नीचे ले आया, और ये वाला भी सिलेक्शन उसने एक स्टेप नीचे कर दी, जिस मीन्स के ऊपर वाला डाटा निकल गया। तो ये तो काम ख़राब हो गया। तो मैं चाहता था कि वो वैल्यूज़ तो वो ही रहे। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले में दोबारा आया हूँ फॉर्मूले में, F2 दबाया, F2 दबा के मैं आया यहाँ पे, जो पहली सिलेक्शन है मेरी F4 से F13, ये जो मेरी रेंज सिलेक्शन है F4 से F13 जहाँ पे डेजिग्नेशंस आ रहे हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे दबा दिया F4। अच्छा, F4 दबाने से क्या हुआ, उसने डॉलर साइन लगा दिया इनके साथ। डॉलर साइन का मतलब होता है कि ये वैल्यू फिक्स हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यूज बन गई। अब मैं इसको कॉपी उठा के नीचे पेस्ट पे करूँगा ना, तो ये वैल्यूज यही रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। जिनके साथ डॉलर साइन नहीं होगा वो चेंज हो जाएंगी। अगर मैं ऊपर से नीचे करूँगा तो सिर्फ उसका कॉलम, जो जी कॉलम है वो चेंज नहीं होगा, रो चेंज हो जाएगी। अगर मैं उसको पकड़ के राइट साइड पे जाके पेस्ट करूँगा तो रो सेम रहेगी और कॉलम चेंज हो जाएगा। और अगर मैं उसको रो और कॉलम दोनों चेंज करता हूँ, कि मैं थोड़ा नीचे आके कहीं और पेस्ट करता हूँ, तो वो उतने ही कॉलम उतने ही रो चेंज करेगा। जिस से मैं कॉपी कर रहा हूँ उससे जितना उसका गैप क्रिएट हो रहा है, बाकी चीज़ें भी उसी गैप के साथ फॉर्मूला एडिट कर देगा वो ऑटोमेटिकली। लेकिन जब F4 मैंने किया तो उसने डॉलर साइन लगा दिए। डॉलर साइन से वो एब्सोल्यूट होगी कि मैं कोई भी अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डेजिग्नेशन का वाला मेरा क्राइटेरिया था उसमें भी चेंज ना आए, और मैं ये जी वाला जो है ये भी सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी F4 कर देता हूँ, इसको भी चेंज ना करे, क्योंकि वो रेंज वही रहनी है। ठीक है, तो वैल्यू तो वही आई 850। अब मैंने कंट्रोल डी किया तो उसने यहाँ पे, मैं अब देखूंगा तो उसने क्या किया, पहले उसने ये क्या किया था, ये वैल्यू तो नीचे ले आया था, ये दोनों भी सेल नीचे ले आया था। अब क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट करके जब कॉपी पेस्ट किया है तो उसने ये सेल नीचे नहीं लेके आई, ये सिलेक्शन उसने ऊपर ही रखी है। ठीक है जी, तो ये एब्सोल्यूट सिलेक्शन आप यूज़ करते हैं फिर। ठीक है जी, नीचे वाले को भी मैंने कर दिया, ये मैं कंट्रोल सी किया, एंटर मारा, यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि जी डीएम में के टोटल ये है, एएम का टोटल ये है, जीएम का टोटल ये है। ये मैंने किस तरह टोटल किया, खाली सादा सिर्फ सम नहीं लगाया, मैंने सम इफ़ लगाया। ऊपर जो हमने सम किया था वो सादा सम किया था, यहाँ पे ये वाला हमने सादा सम किया था जिसमें उसने उस रेंज का सम कर दिया था। ये हमने सम इफ़ किया, हमने कहा जी जहाँ पे जीएम मिले सिर्फ उसका सम लगा दें। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे एक हम डिपार्टमेंट भी ऐड कर देते हैं, हमने कहा जी ये एचआर है, ये आईटी है, ये भी आईटी है, ये भी आईटी है, आईटी है, और बाकी सारे एचआर के। अच्छा, मैं कहता हूँ जी मुझे जीएम चाहिए और मुझे एचआर का जीएम चाहिए। एचआर में जितने जीएम हैं उनका टोटल दिखा दे। मैं एचआर का ही डाटा देख रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर एचआर लिखता हूँ और मैं इसको इक्वल टू लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको F4 और मैं इसकी कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो सारे वही ऊपर जो दी होगी वैल्यू वही आ जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे अगर आईटी करूँगा तो सारे आईटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मैं अगर एचआर करूँगा तो सारे एचआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं अब सम जो लगा रहा हूँ वो इफ़ की बजाय अब मैं लगाऊँगा सम इफ्स। इफ्स क्या होगा कि अब मल्टीपल क्राइटेरिया आ गए मेरे पास।
मैंने जो सम करना है ना वो करना है इसको, सैलरी को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने साथ ही F4 कर दिया। F4 किया तो उसने वो दोनों वैल्यूज़ को डॉलर साइन लगा दिए, ठीक है, उसने इसको एब्सोल्यूट बना दिया। अच्छा, क्राइटेरिया रेंज, उसने कहा जी क्राइटेरिया रेंज, मैंने कहा जी यहाँ से पहला क्राइटेरिया रेंज तो पहले तो डेजिग्नेशन को देखे, इसको भी मैंने F4 कर दिया। और देखे कहाँ पे, वो देखे यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया। दूसरा क्राइटेरिया मैंने कहा जी ये डिपार्टमेंट को देखे, इसको भी मैंने F4 कर दिया। और कहाँ पे देखे, मैंने कहा जी ये मेरे लेफ़्ट साइड वाले पे देखे। अब उसने जी HR से, HR के जो GM है उनका टोटल बता दिया कि जी 5 है। AM जो HR के हैं वो 150 हैं। अब इसी तरह अगर हम ऊपर देखें तो IT के AM 100 का था और नीचे 2 AM थे, 80 और 70, जिसका टोटल बनता है 150। तो अब दोनों क्राइटेरियाज को कंसीडर करके उसने सम किया। सर कितने क्राइटेरियाज को लिया जा सकता है? एक फार्मूला के अंदर ना यूजली 26 आप कॉमे लगा के वो कर सकते हैं, मैक्सिमम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ लें कि 12-13 क्राइटेरिया लग जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ तक किसी कोई डाउट? अच्छा, अब मेरे पास डाटा है बड़ा, अज्यूमिंगली मैं अभी तो वैसे 10 की ये डाटा पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डाटा बड़ा है और मैंने यहाँ पे इसको कोई फ़िल्टर किया हुआ है, इस पे कलर पे फ़िल्टर किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ खाली मुझे जो मैंने फ़िल्टर किया हुआ डाटा इसका सम दिखाए। अभी तक हमने देखा था कि टोटल रेंज का सम या कंडीशन के साथ सम। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये फ़िल्टर करके सिलेक्शन की है सिर्फ इसका सम हो। मैं ऊपर ही यहाँ पे सम इसका लिखना चाहता हूँ कि ये मेरे फ़िल्टर डाटे का सम बता दे। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सब टोटल। ठीक है, सब टोटल में मेरे पास एवरेज भी है, काउंट भी है, ये सारी चीज़ें, इसमें 9 पे आ रहा है सम। ठीक है, मैं 9 किया, कॉमा किया, और अब मैं रेंज दे दूंगा शुरू से लेके एंड तक की, और मैं इसको एंटर करूँगा तो इसने मुझे इस वक्त जो मेरा सिलेक्टेड है वो 170 है। ठीक है, जो फ़िल्टर डाटा में शो हुआ है। अगर मैं फ़िल्टर चेंज करता हूँ तो अब ये टोटल सारा ही खुल गया है, तो वो टोटल सम के बराबर आ गया। नीचे टोटल जो सम लगा था उसके वही बराबर आ गया। मैं यहाँ पे नो फिल लेता हूँ तो ये नो फिल का जो फ़िल्टर करता जाऊँगा उसका सम आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने एक और जगह, एक और मेरे पास शीट है जहाँ पे मेरे पास नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और मुझे उसकी सैलरी भी चाहिए। बल्कि इनफैक्ट एक और शीट खोल लेते हैं। ये मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें सीरियल नंबर आ रहा है, नाम आ रहे हैं, उनका टाइटल आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, एम्प्लॉय कोड आ रहे हैं, एम्प्लॉइज़ का डाटा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, जेंडर आ रहा है, आगे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, ये सारा डाटा आ रहा है। अच्छा, मैंने एक कहीं पे कोई वर्किंग कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉई कोड है, मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे उसका डेजिग्नेशन चाहिए, डेजिग्नेशन दिया हुआ है, डेजिग्नेशन नहीं, डेजिग्नेशन दिया हुआ है। ठीक है, मुझे उसकी ईमेल चाहिए, मुझे ये 3 चीज़ें साथ चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखूँ तो उसका नाम, डेजिग्नेशन और ईमेल अपने आप आ जाए। इसके लिए क्या यूज़ होता है, किसी को आइडिया है? हम यूज़ करेंगे वी लुकअप। इस वक्त वर्टिकली हम डाटे को देखने जा रहे हैं। वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि वर्टिकली देखें, तो इस डाटे को वर्टिकली देखने के लिए हम वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप यूज़ होगा। अच्छा, अब वी लुकअप लगाने के लिए एक काम हमें पहले करना पड़ेगा। पहले हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है शुरू में, जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, मेरा एक कॉलम ऐड हो गया।
और मैं ये एम्प्लॉई कोड है ये मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया इस डाटे में। अच्छा, अब ये क्यों किया कि जो वर्टिकल लुकअप होता है ना, वी लुकअप, वो हमेशा पहले कॉलम से देखना शुरू करता है। ठीक है, पहले कॉलम में जब तक एम्प्लॉय कोड नहीं होगा तो वो नाम नहीं उठा सकेगा। नाम क्योंकि बाद में था, पहले था, तो मैं अगर यहाँ से लगाता फार्मूला तो वो नाम नहीं आता। तो मुझे इसलिए पहले कॉलम ऐड करके, एक तो ये है कि मैंने वो डाटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ जगहों पे होता है कि फार्मूला लगे हुए हैं, तो मैं फार्मूला लगाने की बजाय मैं उसको ये करूँगा, कॉलम ऐड किया और मैं = लगा के मैंने यहाँ पे इसके साथ लिंक लगा दिया और मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया। तो वो सारी वैल्यूज़ जो कि एम्प्लॉय कोड के सेल में थी वो सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, कंट्रोल कॉपी पेस्ट करने की बजाय मैंने जस्ट एक ये किया कि वहाँ से लिंक लगा दिया, तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ बन गई हैं जो वहाँ पे है। अब मैं इसकी बेस पे वी लुकअप लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं वी लुकअप कैसे लगाऊंगा? मैं ये कहता हूँ = वी लुकअप किसको देखे? इस एम्प्लॉय कोड को देखे। ठीक है, कहाँ पे देखे? वो देखे जाके इस पूरे टेबल में। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ ये सारे कॉलम और नीचे तक सारा डाटा, Ctrl+Shift+डाउन दबा के ये सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। यानी कि ये इस शीट 1 के अंदर B1 से लेके J9801 तक उसे सारा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, 9800 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 9801 तक वो रो में डाटा आ रहा है क्योंकि पहली में एक उसकी हेडिंग आ रही है। तो मैंने वो सारे सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे दबा दिया F4। F4 का बेनिफिट ये होगा कि मैं जब उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डाटा को मूव भी कर रहा हूँ, तो वो ये वाला जो टेबल है ये एज इट इज़ ही रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने बताना है कि जी मुझे किस कॉलम से वैल्यू चाहिए। जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया है इस डाटे के अंदर किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा जी मुझे नंबर 2 कॉलम की वैल्यू चाहिए। पहले कॉलम में एम्प्लॉय कोड है, सेकंड में नाम है, तो मैंने कॉलम नंबर 2 का कि जो मैंने सिलेक्शन की है उस डाटे के कॉलम नंबर 2 में से डाटा लेके आए। कॉमा लगाया, उसने कहा जी कि एक्स कोई मिलती जुलती वैल्यू ले आऊँ या एग्जैक्ट वैल्यू लगाऊँ। मैंने कहा जी एग्जैक्ट वैल्यू ले आओ, तो मैंने फॉल्स लगाया, ब्रैकेट बंद की, एंटर किया। उसने कहा जी फ़िलहाल तो क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, मैं जस्ट देता हूँ 90717, तो वो मुझे उसकी वैल्यू उठा के ले आएगा। अच्छा जी, यही मैं अगर आगे पेस्ट करता हूँ कॉपी करके, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हुई कि एक तो पहला सेल जो था मैंने वो फिक्स नहीं किया हुआ था, तो वो या बी की बजाय अब सी वाला आ गया। ठीक है, तो मुझे इसको भी फिक्स कर देना चाहिए था। तो मैं दोबारा F2 दबा के एडिट में आया हूँ, F4 दबाया, दोनों को एब्सोल्यूट कर दिया। मैंने कहा जी दोनों को एब्सोल्यूट ना करें, खाली बी को एब्सोल्यूट करें। $साइन सिर्फ बी के साथ कर दिया मैंने, $B आगे $4 की बजाय सादा 4। ठीक है, अब जब मैं आगे पेस्ट करूँगा तो उसने उसी सेल को आगे ले गया। लेकिन अब जो मेरी वैल्यू वाली है वो डेजिग्नेशन कितने नंबर में आ रही है? मैं देखूँ अगर बी से ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, तो मुझे यहाँ पे देना है 9। तो उसने उसकी डेजिग्नेशन शो कर दी। 8 में है ईमेल, उसने उसका ईमेल भी शो कर दिया। मैं ये फॉर्मूला नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैं 1634, ये उसने उसका उठा लिया डाटा। मैं देता हूँ 1533, उसने उसका डाटा उठा लिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने वी लुकअप लगाया। वी लुकअप लगा के मैंने एक डाटा बना लिया जहाँ पे मैं जो भी वैल्यू देते जाऊँगा, रैंडम देता हूँ, रैंडम नंबर ही नहीं है ये वाला, 202 206, मैं जो वैल्यू देते जाऊँगा उसका वो रिस्पेक्टिव डाटा मुझे आगे शो करता जाएगा। ठीक है जी, वी लुकअप लग गया। अच्छा, मैंने इस डाटे में कहीं पे मैं एक डाटा ये शो कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी के साथ मैं कोई लिंक लगा दूँ किसी फाइल का। मैं यहाँ लिंक लगाना चाहता हूँ।
कि मैं यहाँ पे जब करते हुए यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक और फाइल खुल जाए या मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ये मेरे पास नीचे लिंक की ऑप्शन आ रही है सबसे नीचे बॉटम पे। मैं लिंक पे आया, लिंक पे मैंने कहा जी ये एक मेरी फ़ाइल है ये वाली, ये खोले। ओके, अब मैं जब भी इस लिंक पे क्लिक करूँगा वो मुझे फ़ाइल खोल देगा। ये खास तौर पर जब डैशबोर्ड बना रहे होते हैं या चीज़ें समराइज़ फॉर्मेट बना रहे हैं और वहाँ से मुझे कोई एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को लिंक करना है तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। एक तो है ना डाटे को लिंक करना, डाटे को लिंक करना है तो वो तो इस तरह है कि मैंने =2 लगाया, दूसरी फ़ाइल खोली, दूसरी फ़ाइल खोल के मैंने उसके रिस्पेक्टिव जो भी डाटा है मैंने उसको साथ उसके सेल पे क्लिक किया और वो वहाँ से लिंक कर दिया। तो ये उस डाटे के उस फाइल के उस रिस्पेक्टिव डाटे से फ़ाइल उठा लाया, वो वैल्यू उठा लाया। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे तो वो बता रहा है जो ग्राफ्स की फ़ाइल है उसके अंदर KSC वाली एक शीट है और उसके अंदर वो सेल नंबर है जहाँ से वो डाटा ला रहा है। और एक है कि मैंने फ़ाइल को ही लिंक कर दिया कि मैंने से कहा कि जी यहाँ से वो फ़ाइल खोल दो, तो वो लिंक वहाँ से मैंने ऊपर लिंक लगा दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी मैं इस पे काम कर रहा था और मैंने ना यहाँ पे सम लगाया हुआ है ये ऊपर वाले कॉलम का, और सम कहता है कि जी टोटल मेरा सम है 2187। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे ना कुछ एम्प्लॉयज़ और ऐड करने हैं जो कि मेरे ऐड नहीं हुए हुए। तो जब मैं ऐड करूँ तो मैं ये साथ साथ देखता जाऊँ कि मेरा इस शीट पे अब ये डाटा है ज़्यादा, जैसे मेरा ये है, जैसे यहाँ पे है ये जी इनकी सबकी सैलरी है। अच्छा, अब ये जो सैलरी है इसका टोटल है ये, ये सैलरी है टोटल। अच्छा, अब मैं जब नीचे आ जाता हूँ तो मुझे ऊपर वाला डाटा नज़र नहीं आता, जब मैं ऊपर कोई काम कर रहा होता हूँ तो मुझे नीचे नज़र नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ कि जो नीचे सम लगा हुआ है ना वो मेरी नज़रों के सामने रहे। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए आऊँगा फार्मूला में और यहाँ पे है ये वॉच विंडो। वॉच विंडो में आके मैं इसमें ऐड वॉच करता हूँ और मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहीं पे भी कोई काम कर रहा हूँ तो वो जो उस सेल की वैल्यू है वो मेरे सामने है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कोई नया बंदा आया था मैंने उसकी डाली, तो वो जो उसकी वैल्यू है ना वो मैं किसी भी शीट पे काम कर रहा हूँगा वो वैल्यू मेरे नज़रों के सामने रहेगी। तो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को वॉच विंडो में भी डाल सकता हूँ। ठीक है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ख़ास तौर पे जब अकाउंट्स के लोग काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि डेबिट क्रेडिट एंड में ज़ीरो है, कहीं पे डिफरेंशियल तो नहीं आ गया, वो कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल रहे होते हैं, और जब एंट्रीज डाल रहे होते हैं तो वो यहाँ पे वॉच विंडो लगा लेते हैं ताकि पता चले कि कहीं नेट इम्पैक्ट उसका ज़ीरो से ऊपर तो नहीं चला गया। अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट ज़ीरो होना चाहिए, तो वो ज़ीरो रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो हमें ये वॉच विंडो भी यूज़ करनी होती है। कई दफ़ा आपको ये पता होता है कि मेरी टोटल सैलरी इतनी है, मेरी डाटा में गलती है, मैं वो डाटा में गलतियाँ ठीक कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी की वैल्यू मेरे सामने रहे, मुझे पता चले कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो कहाँ पे जाके मेरा उसके बराबर आ रहा है। तो ये वॉच विंडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास एक टोटल है, ये सम आ रहा है मेरे पास ये इतना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये 3 फिगर्स का सम आ रहा है। 3 फिगर्स में कहीं पे कहीं कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, कहीं पे कुछ माइनस हो रही हैं, करने के बाद यहाँ पे ये आ रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि ऊपर वाली वैल्यूज़ में ऐसा क्या करूँ कि ये जो सम है ना ये 5 के बराबर आ जाए। मैंने किसी एक वैल्यू को छेड़ना है और वो ऐसे छेड़ना है कि यहाँ पे जो सम है ना वो मुझे 5 लाख चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा डाटे में, व्हाट इफ एनालिसिस में, यहाँ पे है गोल सीक। गोल सीक में मैंने ये कहा कि जी ये जो सेल है ना, ये वाला नीचे वाला, इस सेल की वैल्यू होनी चाहिए 5 लाख। और किस को मैं चेंज करूं, मैंने कहा जी इस वैल्यू को इतना चेंज करें कि वो नीचे वाली वैल्यू जो है ना वो उसके बराबर आ जाए। अच्छा, जब मैंने ये किया तो उसने कहा कि जी ये तो इसमें वैल्यू ही नहीं है, उस सेल में वैल्यू होनी चाहिए। अभी उस सेल में क्या है कि उस सेल में फार्मूला लगा हुआ है कि ऊपर वाली वैल्यू जमा 5 लाख। अब उसको जब उसने चेंज करना है तो उसको फिक्स वैल्यू होती तो उसको चेंज करता, ठीक है। तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉपी किया हमने, इसको हमने पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल किया, और हमने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा जी इसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे इसके फार्मूला का लिंक ख़त्म हो गया, अब ये बन गई वैल्यू, ठीक है। अब मैं दोबारा आया, दोबारा गोल सीक में आया, गोल सीक में आके मैंने इसकी वैल्यू, मैंने कहा जी इसकी वैल्यू कर दो 5 लाख, और चेंज किसकी करनी है, चेंज ये वाली वैल्यू करनी है, ठीक है। ओके किया, उसने अपनी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करके, अच्छा ये मैंने लगाना था ऊपर वाले से लिंक, उससे नहीं लगाना था, वो चेंज हो रही तो नीचे वाली भी वैल्यू चेंज हो जा रही है। यहाँ पे मैं दोबारा लगाता हूँ गोल सीक, इसको किया 5 लाख और चेंज किया इसको, ओके किया, तो उसने उसको वैल्यू को चेंज कर दिया। और सॉरी, कैंसिल बटन दब गया मेरे से। उसने इसकी वैल्यू बना दी कि ये 5/20 बनेगा, तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है ऊपर वाले वैल्यू से माइनस होने के बाद जो आ रही है फिगर, उसके करने के बाद यहाँ पे 5 लाख बन जाएगा। कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें फ़िगर नहीं मिल रही होती कि हम क्या फ़िगर डालें तो उसका नेट इम्पैक्ट आके इतना बन जाए, तो आप ये गोल सीक के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक ये डाटा है डॉलर रेट का, कि ये ओपन मार्केट के इस डेट को डॉलर रेट क्या चल रहा है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक चार्ट बन जाए। मैं ये कहता हूँ कि मैं ये डाटा सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने उससे कहा जी मुझे रिकमेंडेड चार्ट बता दें। उसने कहा जी इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, या ऑल चार्ट्स में। वो कहता जी आप लाइन चार्ट देखना चाहते हैं, पाई चार्ट में देखना चाहते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं, कॉलम में। मैं कहता हूँ जी लाइन चार्ट ही चाहिए मुझे लाइन चार्ट दिखा दें इस तरह से। तो उसने मुझे ये ऊपर एक लाइन चार्ट बना दिया।
जो मैंने डेट रेंज दी थी उस हिसाब से उसने मुझे उसका चार्ट बना दिया। इसका मैं जो नाम एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज होगी वो ऑटोमेटिकली चार्ट के अंदर चेंज आती जाएगी। जैसे 50 अगर किया तो उसने ये आपको यहाँ पे आ रहा था, उसने 150 को टच करके दोबारा वापस नीचे आ गया। तो आप इस तरह चार्ट भी बना सकते हैं एक्सेल में। डाटा सेलेक्ट करें और उसका चार्ट बनाएं। एक्सेल कोई ऐसी हेल्प कर सकता है कि ये पिछला जो डाटा अवेलेबल है उसकी बिना पर ये मालूम करें कि कल क्या चांस है या हफ्ते तक क्या चांस है? फोरकास्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ। फोरकास्ट तो वो जो ये भी डाटा है इसकी बेस पे आगे आपको लाइन एक्सटेंड तो कर देगा, लेकिन असल में होता क्या है मार्केट में क्या हो रही है नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके जो यहाँ पे चार्ट बन रहा है वो पिछली डेट के हिसाब से बनता जा रहा है। वो इसी ट्रेंड को देखता हुआ एक चार्ट तो बना देगा, लेकिन जिन फैक्टर्स की बेस पे ये आपकी वैल्यू डिफाइन हो रही है उस फैक्टर को उसको पता ही नहीं है। एक्सेल को तो नहीं पता, एक्सेल को तो नहीं पता कि आपके इकोनॉमिक कंडीशंस की बेस पे, आपके इंटरेस्ट रेट की बेस पे, आपके इन्फ्लेशन की बेस पे ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत सारे और डिसीजंस हैं जो कंट्री ले रहे हैं उसकी बेस पे ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो कहीं पे उसको कंसीडर नहीं कर रहा। तो वो तो पास डेटे की बेस पे ये यहाँ पे आप वर्टिफ एनालिसिस में हम देख रहे थे, आगे साथ ही आ रहा था फोरकास्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो फोरकास्ट करने का लेकिन इसका बेनिफिट कोई नहीं है। इसका बेनिफिट वो है कि अगर आप सेल्स का डाटा जैसे कर रहे हैं, आपने कहा जी पहले क्वार्टर में ये सेल होगी, दूसरे में ये होगी, तीसरे में ये होगी, चौथे में होगी, पाँचवें की आपने फोरकास्ट बनानी है, हाँ वो आप करा लें, वो आपको बना देगा, क्योंकि वो उस क्वांटिटेटिव डाटे की बेस पे उस क्वांटिटी के आगे फोरकास्ट कर देगा, उस हिस्टोरिक डाटे की बेस पे। अदर फैक्टर्स को उसने बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो अगर आप डॉलर रेट के बारे में सोच रहे हैं कि जी वो बता दें कि परसीव कर, तो वो तो इस डाटे की बेस पे आगे क्या होना है वो सिर्फ इतना बता सकता है, लेकिन इस डाटे की बेस पे सब कुछ नहीं हो रहा, वो तो बाकी फैक्टर्स की बेस पे हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह चार्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास एक फ़ाइल है, ये चार्ट बने हुए हैं। ओपन डॉलर का चार्ट बना हुआ है, एक डॉलर इंटरेस्ट रेट का, इंटरबैंक डॉलर रेट का चार्ट बना हुआ है, ये ओपन मार्केट का चार्ट बना हुआ है, ये गोल्ड प्राइसेस का चार्ट है, ये KSE 100 इंडेक्स का चार्ट है। अच्छा, ये काइबर का चार्ट है, ये कुछ और चार्ट्स हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मैं एक नई शीट ओपन करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आगे डॉलर ओपन मार्केट का चार्ट नज़र आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे डॉलर इंटर बैंक का, बल्कि यहाँ की बजाय मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, गोल्ड का चार्ट यहाँ आ जाए, KSE 100 इंडेक्स का चार्ट यहाँ आ जाए। ये चार चार्ट्स मैंने देखने हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा अरेंज किया, ये चार्ट यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, डॉलर इंटरेस्ट रेट पे आया, ये कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे चार्ट आ गया। अच्छा जी, गोल्ड का आया, मैं गोल्ड की शीट पे आया, मैंने ये चार्ट कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, गोल्ड का आ गया। अच्छा जी, KSE 100 इंडेक्स पे आया, ये कॉपी किया,
अच्छा, एक दफ़ा करना है तो ये तो बड़ा आसान है, जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया वो तो आ गया। लेकिन अगर मुझे ये काम रोज़ करना है और मैं चाहता हूँ कि ये ना रिपीटेटिव काम है, जो मुझे पीछे मैं कुछ डाटा वगैरह वैल्यूज़ डालता हूँ, ओके करता हूँ, एक गो में मैं ऐसा कुछ करूँ कि जो रेपिटेटिव काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहला काम ये करना पड़ेगा कि मुझे अपनी जो फ़ाइल है ना, जिस पे ये मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैक्रो इनेबल्ड सेव करना पड़ेगा। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। पहला काम तो ये है कि मुझे इस फाइल को इस फॉर्मेट पे सेव करना है। मैंने इसको इस फॉर्मेट में सेव कर लिया। लगा जी एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर दें, मैंने कहा जी रिप्लेस कर दें। ठीक है जी, एक तो ये सेव कर लिया। दूसरा मुझे क्या करना है, अभी करंट जितने मैंने ये चार्ट बनाए हैं, मैं इन चार्ट्स को फ़िलहाल वक्ती तौर पे डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ व्यू में आते हैं मैक्रोस। मैक्रो में आके मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इसे कहा कि ये मेरा चार्ट कॉपी के नाम से, ठीक है। अब ये मेरी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, मैं डॉलर में आया, मैंने ये कॉपी किया चार्ट, शीट में आया, यहाँ क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, दोबारा डॉलर में आया, इंटर मार्केट में ये मैंने कॉपी किया, शीट में आया, क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, गोल्ड वाले में आया, ये चार्ट कॉपी किया, दोबारा शीट में आया, मैंने यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। दोबारा मैं आया कि C100 इंडेक्स में कॉपी किया, शीट में आया और मैंने ये पेस्ट कर दिया और मैंने इसको स्टॉप कर दिया फ़िलहाल। अच्छा जी, अब मैंने स्टॉप किया तो मेरी ये रिकॉर्डिंग हो गई एक। तो उस रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि मैंने अगर यहाँ पे ये सारे चार्ट्स सेलेक्टेड हैं, कोई मेरा शीट खोलता हूँ तो ये मेरा चार्ट सेलेक्टेड है, तो मैं जब इस शीट पे आऊँगा, डेली बेस पे मैं वहाँ पे काम करता हूँ, चार्ट को अपडेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगला ये जो काम है ना, जो मेरी ये समराइज शीट है जहाँ पे ये सारे चार्ट आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद मेरे चार्ट अगर ओके हो गया है तो मैं इस शीट पे आऊँगा, मैक्रो पे आऊँगा और चार्ट कॉपी के नाम से जो है मैं उसको रन कर दूँगा, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देगा। तो बजाय इसके कि जो काम मुझे शायद 10 मिनट लग रहे थे बार बार कॉपी पेस्ट करने में और उधर से इधर लिंक लगाने में, अगर रेपिटेटिव काम है, आप एक दफ़ा उस शीट में रिकॉर्डिंग कर लें, वो काम रिकॉर्ड कर लिया है, जस्ट आप वो रिकॉर्डिंग की चलाएँगे, आपका काम रिपीट हो जाएगा। जैसे अभी हमने टेक्स्ट टू कॉलम किया था, हमने वो पहला कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसमें फ़िल्टर लगाए, उसमें ये चीज़ें माइनस की। ये काम अगर मुझे हर दफ़ा करना पड़ रहा है कि मैं को फाइल पीछे को एंट्रीज़ करके आता हूँ, वहाँ पे सॉफ्टवेयर में वो कुछ और चेंजेस आ जाती हैं, ट्रायल अपडेट हो जाता है, मुझे अपनी एक्सेल शीट में ला के दोबारा पेस्ट करना है और दोबारा उसका इम्पैक्ट देखना है कि यहाँ पे क्या बना उसके अकाउंट्स के अंदर, तो मुझे अगर वो उसको फिर दोबारा टेक्स्ट टू कॉलम करना है, तो मुझे अगर वो बार बार टेक्स्ट टू कॉलम करने में टाइम लगता है, मैं उसका मैक्रो बना लूँ। मैं जस्ट यहाँ कॉपी पेस्ट करूँ वैल्यू, उसके ट्रायल को मैक्रो चलाऊँ, वो मुझे उसको एडजस्ट करके दे देगा। जिस तरह आपने कहा कि सेल्स में फोरकास्ट किया जा सकता है जी, उसका कुछ हिंट मिल सकेगा? तो पेन सेल करता हूँ मैं, एक दिन मेरे बाजार में कहीं 50 पैकेट जाते हैं, दूसरे दिन के 45 चले जाते हैं, या इस तरह कुछ दिन 4-5 दिन का डाटा अगर अवेलेबल हो तो उसको फोरकास्ट किया जा सके। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कुछ डेट्स का मेरे पास डाटा था डॉलर का। ये बेसिकली हर मंथ की पहली डेट का डाटा है। उसने वहाँ से जनवरी 18 से लेके जैन 22 तक ये मेरा डाटा है। अच्छा, अब आगे मुझे जो है ना उसको फोरकास्ट करना है कि जी मैंने कहाँ तक लेके जाना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसको कहाँ तक लेके जाना है आपने। मैं कहता हूँ जी, उसने कहा जी
फोरकास्ट कर रहे हैं 1 Feb 2023 तक, यानी कि 1 साल के लिए। मैं कहता हूँ जी ठीक है, क्रिएट कर दे। अब उसने मुझे इस पर क्रिएट करके दे दिया आगे। उसने बताया जी 3 ऑप्शंस हैं। एक जो ट्रेंड चल रहा था वो कुछ लो की तरफ भी आता था, कभी अप जाता था। उसने कहा जी अगर फोरकास्ट जो है ना वो लो कॉन्फिडेंस हुआ तो ये होगा, अपर कॉन्फिडेंस होगा तो ये होगा, और अगर उसके मुताबिक ही चल रहा होगा तो ये होगा। तो ये से 3 वैल्यूज़ मुझे आगे बाकी महीनों की दे दी। मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन डेविएशन के हिसाब से उसने ये निकाल के दे दिया। लेकिन ये पिछले डाटा की बेस पे, अब आगे बाकी फैक्टर्स उसने इग्नोर कर दिए कि मार्केट की इस वक्त कोरोना सिचुएशन तो नहीं थी बीच में, उसको तो नहीं पता कि बीच में कोरोना सिचुएशन भी थी, ठीक है। उसको नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो शायद उस वक्त कुछ और कंडीशन थी, केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी, उसके डिसीजन किसी और तरह से होते हैं। उसने इस चीज़ सबको इग्नोर कर दिया, उसने सिर्फ डाटे को देखा है और डाटे में डेविएशंस दिखी हैं कि ये डेविएशंस हैं, उसने उसके मुताबिक आगे फोरकास्ट कर दिया आपको। ठीक है, ये फोरकास्टिंग ऑथेंटिक तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। नहीं, लेकिन कई दफ़ा हमें ज़रूरत होती है, हम एग्जिस्टिंग डाटा की बेस पे एक एस्टीमेट चाह रहे होते हैं कि कुछ एस्टीमेट तो हो हमारे पास कि आगे क्या बनेगा हमारा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आप सेल्स वगैरह देख रहे होते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है तो एक स्पेसिफिक सर्टन एस्पेक्ट्स के हिसाब से कर रही होती है, तो वहाँ पे हम वो जो क्वांटिटीज़ लेनी है या उनकी वैल्यूज़ लेनी है, अगर इन्फ्लेशन इतनी नहीं है तो उसकी बेस पे हम ले सकते हैं। हमने बेसिकली टारगेट्स देने होते हैं। जब टारगेट देने हैं तो हो सकता है हम सेल वाले को जो अपर कॉन्फिडेंस जो आ रही है इससे भी हम ऊपर का टारगेट दें। हमने कहा था कि वो पुश हो, हम कहेंगे इतना तुम करोगे तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये हमारे लिए हो सकता है कि आगे नज़र आ रहा हो कि हालात टाइट हैं तो हम इसी नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा है उसी की बेस पे दे रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट हो सकता है। ये सिर्फ सेल्स के लिए नहीं होगा, एक्सपेंसेस के टारगेट्स भी होते हैं और चीज़ों के भी होते हैं। डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं कि ये अपने एक्सपेंसेस का टेल करें, तो वो भी अब किए जा सकते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, सेल्स भी है, एक्सपेंसेस भी है, इन्फ्लेशन के फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई किसी को कोई चीज़ पूछनी हो, करनी हो? बहुत इंटरेस्टिंग सर, ये आखिरी जो था खास तौर से मैक्रो वाला। सर वाइंड अप करते हैं सर यहाँ पे। कोई क्वेश्चन जो कोई पूछना चाह रहे हो, कोई समझ ना आई हो, दोबारा चीज़ें रिपीट करनी हो? सर टेक्स्ट टू कॉलम अगर मैं टेक्स्ट टू कॉलम दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक फ़ाइल है टेक्स्ट की, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल ए से कॉपी किया, एक तरीका था कंट्रोल ए से हमने कॉपी किया। हम एक्सेल में आए, इसकी मैंने एक नई शीट खोल ली, मैंने पहले कॉलम में इसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो पहले कॉलम में ही सारी वैल्यूज़ डिफाइन होती गई। जैसे ये ऊपर आपको फॉर्मूला कॉलम में नजर आएगा कि पैरेलल बीसी में ही आ रहा है इसी कॉलम में। इसके अलावा ये ट्रायल मैथ, बल्कि इनफैक्ट मैं अगर इस कॉलम को ऑटो फिट जो है वो लाइन करूँ तो वो सारा कुछ आपको नज़र आएगा कि ए के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ भी सारी ए के अंदर ही आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी अलग हो। मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाई, यानी कि ये कॉलम पूरा सेलेक्ट किया, या ऊपर से ए से मैंने इसको सिलेक्शन की। इसके बाद में आया डाटे में टेक्स्ट टू कॉलम्स में डीलिमिटेड भी यूज़ होता है। डीलिमिटेड वहाँ पे यूज़ होता है अगर मेरे डाटे के अंदर जो ये डाटा है हर कॉलम के अंदर कोई कॉमा सेपरेटेड कॉमास लगे हुए हैं, तो मैं कॉमा जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे कॉमा की बेस पे वो मुझे सारा डाटा स्प्लिट करके दे देगा कॉलम्स में। अगर कोई भी मेरे को स्पेस की बेस पे मैं देना चाहता हूँ, कोई सेमी कॉलम्स लगे हुए हैं, कई दफ़ा कुछ स्पेशलाइज्ड डाटा होता है, कोई सॉफ्टवेयर से निकलता है और वो उसमें हर जो कॉलम होता है वो उन्होंने इकट्ठा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में निकाल दिया है। हर कॉलम के बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स छोड़े होते हैं, आप वो कैरेक्टर वहाँ पे दें तो वो उसकी बेस पे आपको वो स्प्लिट आउट कर देगा, ठीक है। अभी इस करंट सिचुएशन में मेरे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मैं वापस बैक में आता हूँ, मेरे पास है फिक्स्ड विड्थ, तो मैं फिक्स्ड विड्थ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आके मैं जो हेडिंग्स थी मैंने इसकी बेस पे इसकी सिलेक्शन की कि मुझे इसको ब्रेक कहाँ पे करना है। मैं इसको पकड़ के जो उसने ऑलरेडी एरो लगाए मैं उसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। कहीं पे लगाना है जस्ट सिंगल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और अगर मैं पकड़ के राइट लेफ़्ट भी इसको कर सकता हूँ। ये मैंने कॉलम फिक्स कर दिए, फिनिश किया तो उसने मुझे इस डाटे को
इन सारे कॉलम्स में स्प्लिट आउट कर दिया। अब पर्पज़ ये था कि ये मुख्तलिफ मल्टीपल शीट्स का डाटा था। मल्टीपल शीट्स के डाटे को मैं अब एक दफ़ा फ़िल्टर आउट करके क्लीन भी करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस पर फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगा के मैंने पहले कॉलम में सारा सेलेक्ट ऑल ख़त्म किया और मैंने जो ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, जो अकाउंट के अलावा बाकी वैल्यूज़ थी, वो सिलेक्ट की। पहला कॉलम मैंने छोड़ दिया कि वो हेडिंग के साथ वाली वो है, लाइनें हैं, और नीचे आके मैंने टोटल भी छोड़ दिया, बाकी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं फ़िल्टर खोलूँगा तो मेरा डाटा सारा लाइन हो जाएगा। चेक करना चाह रहा हूँ एक बारी कि ये मेरा डाटा कोई मैंने गलती से कोई गलत डिलीट तो नहीं कर दिया। तो मैं यहाँ पे सम लगा के ऊपर वाली वैल्यूज़ को रिकन्फर्म भी कर लूँगा कि ये वैल्यूज़ वही हैं। इन दोनों का डिफरेंशियल भी देख लूँगा कि कोई गलती से कोई डिलीट तो नहीं होगी, क्योंकि जो पहले सम दिया हुआ था टेक्स्ट में वो भी वही है और जो मेरे डाटे में अभी मैंने सम लगाया वो भी वही है।